प्रिय बच्चों, मैं शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका सुश्री अर्चना वर्दे आज आपको सामाजिक विज्ञान के विषय में राजनीति विज्ञान का प्रथम टॉपिक सत्ता की साझेदारी के बारे में विस्तार से बताऊंगी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा का चरितार्थ करना कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो एक कोई क्षेत्र होता है या कोई देश होता है, वहाँ पर रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, भाषा, भाषी के जो लोग रहते हैं, कई समूहों की संख्या बहुत अधिक होती है और कई की संख्या बहुत कम होती है। और जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है उसे हम बहुसंख्यक के नाम से जानते हैं और जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में रहने वाले ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं, यदि उन सत्ता की इसमें समान रूप से प्रतिनिधित्व को प्रदान कर दिया जाता है तो इनके बीच शांति, अमन और चैन कायम रहता है और सत्ता की साझेदारी सुस्पष्ट रूप से हो जाती है, जो लोकतंत्र की आत्मा को चरितार्थ करती है। लेकिन यदि यही बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में समान रूप से साझेदारी देने से स्पष्ट इनकार कर देता है तो वहाँ तनाव और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसे हम समझने के लिए इस चैप्टर में दो देश, बेल्जियम जो यूरोप का देश है और एक श्रीलंका जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो उसके पहले हम ये जानेंगे कि जाति या एथनिक क्या होता है। जाति या एथनिक का अर्थ होता है यह साझी संस्कृति पर आधारित एक सामाजिक विभाजन है जो लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर भी हो सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जाति पर आधारित या भाषाई समूहों को हमें समझने के लिए हम आपको प्रथम देश बेल्जियम के बारे में बताएंगे और जिसमें आप ये बेल्जियम के मानचित्र को देख रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये बेल्जियम का मानचित्र है, ये यूरोप महाद्वीप में है और ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है। और जो ये ऊपर पीला पीला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है जिसे हम फ्लैमिश क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर डच भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। और जो रेड कलर का आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये वैलोनिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर फ्रेंच भाषा भाषी लोग रहते हैं। और अब इसको हम एक आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि बेल्जियम में दो वर्ग समूह हैं। डच बोलने वाले जो क्षेत्र फ्लैमिश में रहते, अभी बताया मैंने, उनकी संख्या यहाँ पर 59% है और ये बहुसंख्यक समुदाय को व्यक्त करते हैं। और दूसरा वर्ग जो फ्रेंच अभी वैलोनिया बताया था ये 40% हैं, तो ये अल्प वर्ग संख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर एक तीसरा वर्ग जो है 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये तो पूरे देश की बात हो गई बच्चों। अब हम जो आपको बात बताना चाहते हैं कि जो यहाँ की कैपिटल या राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें आप देख सकते हैं इसकी ठीक उल्टी स्थिति है। ब्रुसेल्स ये दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, है ना। इसमें 80% फ्रेंच लोग रहते हैं और जो पूरे देश के यहाँ की तुलना में जो यहाँ पर देश में अल्पसंख्यक थे यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। और जो पूरे देश में डच जो बहुसंख्यक थे यहाँ पर वो 20% डच अल्पसंख्यक हैं। लेकिन फ्रेंच भले ही पूरे देश में अल्पसंख्यक में आते हों, जो वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े पदों पर संभ्रांत लोग हैं और ताकतवर लोगों में इनको काउंट किया जाता है। अब हम एक दूसरा देश श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका देश जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में एक द्वीपीय देश है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये श्रीलंका के बारे में। यहाँ पर ये देखिए पूरा आपको श्रीलंका दिख रहा है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है यहाँ पर। और जो ये रेड पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो है वो कौन है, श्रीलंकाई तमिल है। और जो डार्क महरून कलर आपको दिख रहा है ये भारतीय तमिल है। और जो येलो यहाँ पर आपको येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पर ये सहेली जाति के लोग रहते हैं। तो मैं इस देश के बारे में भी आपको इसकी जाति स्थिति, भाषाई स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका में सहेली जो हैं वो 74% हैं। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक
समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और तमिल जो कि दो भागों में बटे हैं, श्रीलंकाई तमिल 18%, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये ऑरेंज कलर का, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र का, और भारतीय तमिल जो 5% हैं, ये इसके बीच में ब्राउन डार्क कलर के जो डॉट्स बने हैं, इसकी जनसंख्या को शो करते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को मानते हैं। ये यहाँ पर माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर 7% ईसाई धर्म व दोनों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय तमिल कौन है? तो ये बिल्कुल एक आपको मैं बताना चाहूंगी एक मैप के माध्यम से कि इसमें आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप है, यहां दिख रहा है बच्चों आपको। और ये श्रीलंका। जब 1900 जब हमारे देश पर भारतीय तमिल कौन थे? जब अंग्रेजों का अधिकार था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय अंग्रेजों ने क्या किया? 1938 में यहां से भारतीय तमिलों को कहां लेकर आए? श्रीलंका लेकर आए। काय के रूप में? श्रमिकों के रूप में। तो तब से वो श्रमिक वहीं पर बस गए और जिन्हें हम भारतीय तमिल के नाम से जानते हैं। यहां पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में पढ़ा। अब इनकी स्थिति देखना चाहते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है, तो दोनों देशों ने सत्ता की साझेदारी का जो लोकतंत्र की आत्मा को चरितार्थ करती है, उसका पालन इन्होंने किया या नहीं किया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय, इसकी स्थिति को देखिए। हमने भी बताया था कि सहेली हैं ये लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका देश स्वतंत्र हुआ। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका देश स्वतंत्र हुआ। वहां पर श्रीलंका में बहुसंख्यक सरकार बनाई गई, बहुसंख्यकवाद के आधार पर। तो बहुसंख्यक समुदाय कौन था? सहेली समुदाय, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। जब सरकार बनेगी तो संसद में प्रवेश करेंगे और ये कानून या विधेयक या नियम बनाएंगे। तो इन्होंने क्या नियम बनाए? 1956 में इन्होंने जो विधेयक या कानून बनाया, सबसे पहले इन्होंने सहेली जो भाषा थी उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया और सहेली भाषा को इन्होंने प्राथमिकता दी। अब इनका जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उसको संरक्षण दिया और इन्होंने बढ़ावा दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? जब यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि बहुसंख्यक समुदाय की सरकार बनी, उनकी भाषा, उनके धर्म को प्राथमिकता दी गई, इसका मतलब है जो यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग है तमिल समुदाय, उसको महत्व नहीं दिया गया, उनको सिरे से नकार दिया गया। तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं कि तमिल जो है, तमिल समुदाय जो अल्पसंख्यक है, उसकी सरकार से क्या हो गई? नाराजगी। और साथ ही साथ तमिल जो उनकी भाषा व संस्कृति है, उसके प्रति भी यहाँ पर जो बहुसंख्यक समुदाय की सहेली सरकार थी, उसने असंवेदनशील रवैया अपनाया और उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया और भेदभाव की नीति का प्रादुर्भाव किया। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आपको एक प्रश्न 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका देश स्वतंत्र हुआ, यह प्रश्न बन सकता है। और इससे आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि श्रीलंका में जो सत्ता की साझेदारी है, उसका जो विभाजन है वो उचित रूप से नहीं हुआ। आगे हम इसको और देखते हैं अच्छे से कि परिणाम क्या निकले। दोनों समुदायों के संबंध बिगड़ गए। तमिलों ने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली। फिर इन्होंने मांग की कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए। इन्हें क्षेत्र स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की इन्होंने मांग की। और इस परिणाम के तहत इन्होंने जो मांग रखी कि हमें ये मांग चाहिए है जो बहुसंख्यक समुदाय सहेली वर्ग को दी गई है, वही अधिकार हमें भी दिए जाएं। जब ये मांग नहीं मानी गई तो अंदर ही अंदर इन समुदायों के बीच लड़ाई की स्थिति जिसको गृह युद्ध में परिणत हो गई और गृह युद्ध के कारण लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए। अधिकांश लोग शरणार्थी बन के दूसरे देशों में पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से 2009 में इस खूनी संघर्ष गृह युद्ध का क्या हुआ? अंत हुआ। तो ये आपने एक देश
श्रीलंका के बारे में देखा कि यहाँ सत्ता की साझेदारी उचित रूप से ना होने पर क्या परिणाम निकला, एक नकारात्मक परिणाम निकला। अब हम आपको देखेंगे कि जो अगला है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी से तात्पर्य यहाँ से आपको उसकी जो हेडिंग है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ का बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो समुदाय है ना, उसके बीच इनने समान विभाजन किया होगा, समान उनको प्रतिनिधित्व और समान उनको अधिकार दिए होंगे। तो संविधान में इनने 4 संशोधन 1970 से लेकर 1993 के बीच 4 संशोधन किए और यहाँ पर 4 प्रकार की सरकारों का गठन किया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजधानी सरकार और सामुदायिक सरकार। केंद्र सरकार का जो गठन किया गया उसमें क्या किया, दोनों समुदाय फ्रेंच वर्ग और डच वर्ग के जो मंत्री हैं उनकी संख्या को उन्होंने क्या किया, बराबर रखा। अब यदि कोई विशेष कानून का निर्माण करना है तो दोनों भाषाई समूह फ्रेंच और डच है ना, फ्रेंच और डच के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में होना चाहिए। ये केंद्र सरकार की बात है। दूसरी सरकार जो राज्य सरकार का गठन किया, केंद्र सरकार ने उन्हें अनेक शक्तियां प्रदान की, किसको, राज्य सरकारों को, और इससे सिद्ध होता है कि राज्य सरकार केंद्र के अधीन नहीं है, संघात्मक व्यवस्था की तरह है। और तीसरा है जो राजधानी सरकार। मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, उसमें पूरे देश की तुलना में उल्टी स्थिति है। क्या स्थिति है, वहां पर फ्रेंच बहुसंख्यक वर्ग में है और डच जो हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग के तहत आते हैं, लेकिन उन्हें समान प्रतिनिधित्व देने की बात की गई दोनों समुदायों को। और चौथा जो है सामुदायिक सरकार, इसमें इन्हें अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा और फैसले लेने का अधिकार दिया गया। और चूंकि यहाँ पर सामुदायिक सरकार में डच भी आएंगे, फ्रेंच भी आएंगे और जर्मन भाषा भाषी लोग भी आएंगे, तो इन समुदायों के अपने ही लोगों में से इनको अपना समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब हम यहाँ पर आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूर्व वर्षों में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अभी मैंने आपको 2 देशों के एग्जाम्पल दिए, उससे आपको समझ में आया होगा। और जब मैंने अपने चैप्टर को प्रारंभ किया था तभी मैंने